Dear students, this is Rajan Tiwari before all of you, and in this new video I am going to teach you objective questions for all the exams. Means all the exams means what? This will be useful, this video will be useful for all of you, for all the competitive exams, as well as it will be useful for 9th, 10th, 11th, 12th English examinations also. आज जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने ले आया हूँ और ये वीडियो की श्रृंखला चलती रहेगी। वैसे वो जो पिछला 2 कॉम्पिटिटिव क्लासेस का वीडियो गया है वो उसी का इसको आप एक एडिटेड हिस्सा मान सकते हैं, एक नया हिस्सा मान सकते हैं। इसमें हम लोगों ने पैराग्राफ को हटाया है और केवल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जोड़ने के प्रयास किए हैं, क्योंकि पैराग्राफ हमेशा अनसीन होता है, अनदेखा पैराग्राफ होता है। क्वेश्चन तो मान लो हो सकता है कि कोई मैंने एंटोनिम सिनोनिम प्रैक्टिस कराया, वो वाला आपको दोबारा देखने को मिल सकता है एग्जाम में, लेकिन पैराग्राफ ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने प्रैक्टिस कराया या किसी किताब ने प्रैक्टिस कराया वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड अनसीन पैसेज, अनदेखा पैसेज। वो कहीं से किसी भी किताब से 10th के लिए भी किसी नॉवेल से उठ के पैराग्राफ चले आते हैं, ये मेरा अनुभव बोलता है मुझे। तो आज जो चल रहा है या चलेगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। वो ऐसा नहीं केवल डी ग्रेड के लिए, इसमें हमने ऐसे भी सवाल उठाए हैं जो एसएससी के लिए भी यूजफुल होता है, और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे के और भी दूसरे अगर एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स होंगे, उनमें भी यूजफुल होगा ये जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है इलास्टिक, और उसका हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है, मतलब समानार्थक शब्द बताना है। तो इलास्टिक शब्द का सिनोनिम क्या है? रबरी है। रबरी मतलब क्या? इलास्टिक मतलब लचीला, रबरी मतलब रबर से बना हुआ शब्द है, रबर जैसा। फ्लेक्सिबल मतलब क्या? मैं बता रहा हूँ। एक्साइटिंग मतलब क्या? जो उत्तेजित करता हो, उत्तेजना पैदा करे। एक्सपेंसिव खर्चीला। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। तो इलास्टिक शब्द का जो वास्तविक सिनोनिम है वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। हम लोग बी ऑप्शन को ट्रिक करेंगे। इसके साथ साथ मैं इस वीडियो में आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इलास्टिक का दूसरा सिनोनिम क्या हो सकता है। तो इसका दूसरा सिनोनिम हम लोग सपल बोल सकते हैं। सपल बराबर इलास्टिक बराबर फ्लेक्सिबल। इसको हम लोग रेसिलेंट भी बोल सकते हैं, रेसिलिएंट। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 4 मतलब एक शब्द के 3 और सिनोनिम हो गए। इलास्टिक इक्वल टू सपल इक्वल टू रेसिलिएंट इक्वल टू फ्लेक्सिबल। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो फिर से एक सिनोनिम पे ही आधारित क्वेश्चन है। इम्पेकेबल मतलब क्या होता है? इम्पेकेबल वह है जिसमें कोई कमी नहीं हो, त्रुटिहीन हो जो। तो क्या फेयर मतलब वो हो सकता है क्या? फेयर मतलब साफ सुथरा, सुंदर, स्वच्छ। क्रिमिनल मतलब अपराधी। नॉन और परफेक्ट मतलब फिर से जिसमें कोई कमी न हो। तो इम्पेकेबल इक्वल टू परफेक्ट। फेयर नहीं होगा, क्रिमिनल नहीं होगा, नॉन का कोई चांस नहीं बनता है। और फिर जिसमें कोई कमी ना हो वो क्या है? उसका दूसरा सिनोनिम हम लोग बोल सकते हैं फॉल्टलेस। और सिनोनिम क्या बोल सकते हैं? ब्लेमलेस। तो इस तरह से मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से एक सिनोनिम तो बता ही रहा हूं, उसके अलावा एक्स्ट्रा सिनोनिम्स भी बता रहा हूं। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो थर्ड जो क्वेश्चन है इरुडाइट। इरुडाइट मतलब, इरुडाइट मीन्स ज्ञानी, जिसके अंदर ज्ञान हो। उसका एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द बताना है हम लोगों को। रूड। रूड बराबर असभ्य। रूड मतलब असभ्य। बोरिंग जो बोर करता हो। इलिटरेट जो अशिक्षित हो, जिसको अक्षर लिखने का भी ज्ञान न हो। और इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, जिसको कोई ज्ञान न हो। तो इरुडाइट का जो एंटोनिम है, उपयुक्त एंटोनिम है, दैट इज इग्नोरेंट, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है। और इसके लिए भी दूसरा हम लोग एंटोनिम, इरुडाइट मतलब ज्ञानी, तो इसका विपरीत क्या हो सकता है?
अनएजुकेटेड, अशिक्षित हो सकता है ना ऐसा, या फिर अनकल्चर्ड भी बोल सकते हैं। ये था तीसरे क्वेश्चन का जवाब और 2 एक्स्ट्रा एंटोनिम्स आप लोगों के पास। उसके बाद डिस्पेयर, मतलब डिस्पेयर का भी एंटोनिम ढूंढना है और विपरीतार्थक शब्द ढूंढना है। स्नीयर मतलब कटाक्ष, आयरनी, व्यंग एक दूसरे के टाइप के शब्द हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ होती है और ये आई अगर नहीं रहता तो वो वाला कॉम्प्लीमेंट ग्रामेटिकल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है जिसको पूरक कहते हैं, जो मैंने आपको टेंसेज के वीडियोज में समझा के बताया है। डिस्पेयर मतलब निराशा, होप मतलब आशा। तो यहाँ पे परफेक्ट जो एंटोनिम बन रहा है वो क्या बन रहा है? होप बन रहा है। इसका जो दूसरा हम लोग वो कर सकते हैं, एंटोनिम कर सकते हैं, वो प्लीजर हो सकता है या फिर सेटिस्फैक्शन हो सकता है। जब सेटिस्फैक्शन हो सकता है तो कंटेंटमेंट भी एक शब्द है, संतुष्टि, वो भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 सवाल सॉल्व किए और मैंने 2 सिनोनिम बताया आपको, 2 एंटोनिम बताया। इस तरह की सीरीज मैं लेके आप लोगों के सामने हाजिर रहूँगा, जहाँ कुछ सवाल सिनोनिम, कुछ सवाल एंटोनिम प्रैक्टिस के लिए, कुछ इडियम से जुड़े सवाल, प्रीपोजिशन से जुड़े सवाल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़े सवाल, ये सब कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, द इडियम टू बी एट वंस बेक एंड कॉल्स मीन्स। एक इडियम है टू बी एट वंस बेक एंड कॉल, उसका मतलब क्या है? टू अटेंड ए कॉल, कोई कॉल प्राप्त करना, अटेंड करना, किसी के द्वारा मदद किया जाना। टू बी डोमिनेटेड बाय समबडी, किसी के द्वारा शासित किया जाना, किसी के प्रभुत्व में होना। नॉन, कोई नहीं। तो जो इडियम है टू बी एट वंस बेक एंड कॉल, इसका मतलब होता है किसी के इशारे पर नाचना। हिंदी में जब हम बोलते हैं कि वह ही एक्ट्स एट माई बेक एंड कॉल, ही इज एट माई बेक एंड कॉल, इसका मतलब है वह मेरे इशारे पर नाचता है। तो ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, नॉन की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी के इशारे पे नाचते हैं तो आप किसी के द्वारा शासित किए जाते हैं। और 6 क्वेश्चन है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर मीन्स। एक पंख की चिड़िया का मतलब क्या है? पर्सन्स ऑफ द सेम कास्ट, एक जाति के लोग। पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, एक चरित्र के लोग। पर्सन्स ऑफ सेम कलर, एक रंग के लोग। और पर्सन्स ऑफ सेम, यहाँ पे रिपीट हो गया मुझसे, सॉरी, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन एक मान लीजिए, पर्सन्स ऑफ सेम, थिंकिंग, एक ही सोच के लोग। तो इनमें से क्या होगा? तो बर्ड्स ऑफ द, मुहावरे जो होते हैं वो शाब्दिक अर्थ से कुछ हट के होते हैं। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर मीन्स, उसका मतलब क्या होता है? एक ही जाति के लोग, ऐसा नहीं होता है। एक ही रंग के लोग, ऐसा भी नहीं होता है। एक सोच के लोग, ऐसा भी नहीं होता है। फिर होता क्या है? पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, एक ही चरित्र के लोग। एक मुहावरा है, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक रंग की चिड़िया एक साथ उड़ती है। शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो, लेकिन उस मुहावरे का मतलब होता है चोर चोर मौसेरे भाई। तो एक चरित्र के लोग जो हैं वो बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर कहे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन एनीवन शुड बी अवॉइडेड, इसका मतलब क्या है? और यहाँ पे कौन सा? डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, अवॉइड मतलब बचना, बचते रहना, शुड बी पैसिव चल रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन बाय एनीवन शुड बी अवॉइडेड, किसी के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन से बचा जाना चाहिए, किसी से डिस्क्रिमिनेशन से बचा जाना चाहिए, किसी के डिस्क्रिमिनेशन से बचा जाना चाहिए, किसी में भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन से बचा जाना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनीवन शुड बी अवॉइडेड, परफेक्ट आंसर ये होगा
कि किसी के साथ भेदभाव से, किसी के भेदभाव से बचा जाना चाहिए, किसी के द्वारा भेदभाव से बचा जाना चाहिए। तो हम खुद से नहीं बच सकते ना, किसी से भेदभाव करने से बचा जाना चाहिए। हम लोग को किसी से भेदभाव नहीं करना है, तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ परफेक्ट है यहाँ पे। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम टू डेंगू फीवर, फिर से प्रीपोजिशन है। तो सिंपली अब बड़े नंबर पे लोग, बड़ी संख्या में लोग शिकार हो गए हैं डेंगू बुखार के, तो के लिए ऑफ, डेंगू बुखार से, डेंगू बुखार के लिए, डेंगू बुखार से या के। तो यहाँ पे अब हम लोग का है वो हिंदी मतलब नहीं काम करेगा, प्रीपोजिशन चल रहा है, अलग से आप लोग वीडियोस देखते रहिए, ये सब चीज़ें बताती जाती रहेंगी, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस बताए जाते रहेंगे, बताए जा रहे हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन, फॉल विक्टिम टू समबडी समथिंग होता है किसी चीज़ का शिकार हो जाना। तो यहाँ पे ये वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन काम कर रहा है, फॉल विक्टिम टू। द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है, मीन्स किलिंग ऑफ होल, एक पूरे लोगों के समुदाय की हत्या कर देना, वो पैट्रिसाइड है क्या? तो पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या, गलत हो गया। जर्मिसाइड कीड़ों को मारना, सुसाइड आत्महत्या करना, सही आंसर क्या है? जीनोसाइड, लोगों के एक समुदाय की हत्या कर देना, पूरे ग्रुप की हत्या कर देना, दैट इज जीनोसाइड, नरसंहार। दैट विच इज विदाउट ऑपोजिशन, वह जो जिसके पास कोई अपोजिशन ना हो, कोई विरोध ना हो। तो अनअवेयर, अवेयर मतलब जागरूक, जो जागरूक नहीं है वो अनअवेयर है। वर्डिक्ट निर्णय, यूनानिमस गुमनाम, और एनोनिमस जो सबके मन से होता है, एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो एनोनिमस शब्द तो यहाँ पे है नहीं। और तो अनअवेयर जिससे आप जागरूक नहीं हैं, वर्डिक्ट एक प्रकार का निर्णय, कोई भी निर्णय लिया जाता है वो सर्वसम्मति से लिया जाता है। और यूनानिमस मतलब गुमनाम है, आई गॉट एन यूनानिमस लेटर। और स्पॉन्टेनियस, तो यहाँ पे सटीक जो हम लोगों का आंसर है वो वर्डिक्ट है सिंपली, क्योंकि जो बिना अपोजिशन के है वो वर्डिक्ट है। सूज आर माइन, यहाँ पे दैट, देयर, दोज, नन, इनमें से चूज करना है। तो दैट अगर डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाए, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, मतलब जब दिस, दैट, दिस, दोज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं तो उनके बाद ठीक संज्ञा आती है। लेकिन दिस और दैट के बाद सिंगुलर संज्ञा आती है, दिस, दोज के बाद प्लूरल। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो इशारा करने का काम करते हैं। दिस चेयर इज माइन, दैट चेयर इज योर्स, दोज चेयर्स आर माइन। उस हिसाब से अगर हम चलें, देयर शूज आर माइन पे अगर हम चलते हैं तो उन लोगों के जूते मेरे हैं, ऐसा आंसर आ रहा है। दैट के बाद सिंगुलर चलेगा, प्लूरल चलेगा नहीं। तो सही आंसर क्या हो रहा है? दोज शूज आर माइन, वो जूते मेरे हैं, ऐसा सही हो रहा है। और उसके बाद चूज करेक्ट वर्ड, मिस्चीवस, मिस्चीवस लगभग उसी टाइप का है। तो मिस्चीवस मिस्चीफ से बना हुआ एक शब्द है, मिस्चीफ मतलब शरारत और मिस्चीवस मतलब शरारती। तो सही स्पेलिंग ये है। स्पेलिंग से जुड़ा क्वेश्चन ऐसा नहीं है, वो 9th-10th में भी आ जाता है, 12 बोर्ड में भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। और मैं आपको ये SSC वगैरह जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, या आपका जो आर्मी का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी एग्ज़ाम हो, सभी जगह स्पेलिंग से जुड़े भी क्वेश्चन आ जाते हैं एक आध नंबर के, जहाँ आपको स्पेलिंग करेक्ट करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल, इनडायरेक्ट मतलब हमें करेक्ट इनडायरेक्ट चूज करना है। अजनबी ने छोटी लड़की से पूछा, क्या पूछा? व्हाट हर नेम इज। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस भी बदलता है, तो यहाँ पे इज सही नहीं होगा। व्हाट वाज हर नेम, व्हाट हर नेम वाज नन। जब WH वर्ड्स आते हैं
इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम WH वर्ड्स को रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं। उस हिसाब से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सही ऑप्शन क्या हुआ, लड़की को चेंज किया, व्हाट हर नेम वाज, द लिटिल गर्ल हर में बदला लड़की के हिसाब से, और उसके बाद यहाँ पे क्या आया, वाज आया। ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी आप लोगों को नरेशन की वीडियो का इंतजार करना है। हिज स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट, वाज ब्रॉडकास्टेड अंडरलाइन किया गया है, मतलब ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है आपको देखना है। तो वाज ब्रॉडकास्टेड पैसिव चल रहा है, उसकी स्पीच पिछले रात प्रसारित की गई, तो पिछली रात की बात आ गई तो इज ब्रॉडकास्टेड गलत हो गया। हैड बीन जब समय आ जाता है, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो हम लोग या 2 आवर्स एगो, यस्टरडे वगैरह, तो हम लोग पास्ट इंडिफिनिट यूज करते हैं, तो हैड बीन भी फिर गलत जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रॉडकास्ट का जो V1, V2, V3 सब एक समान होता है, वो ब्रॉडकास्ट ही होता है, ब्रॉडकास्टेड नहीं होता है। तो उसकी स्पीच पिछली रात प्रसारित की गई, उसका सही ऑप्शन है वाज ब्रॉडकास्ट। बाय द टाइम दे रीच द स्टेशन द ट्रेन, जब तक वे लोग, जिस समय तक वे लोग स्टेशन पहुंचेंगे ट्रेन जा चुकी होगी। तो एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, V1 चल रहा है, तो फ्यूचर टेंस में ऐसा रूल होता है कि जब एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा हो, या वो ये बताया गया आपको कि किसी खास समय तक कोई काम हो चुका होगा, तो उस समय हम लोगों को फ्यूचर परफेक्ट यूज करना होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस V3 होता है, ये ऑप्शन सही है। वुड हैव और विल हैव, लीव या नॉन ऑप्शन को हम लोगों को सेलेक्ट नहीं करना है। मीन्स आई विल हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 9 o'clock, मैं 9 बजे तक यह काम कंप्लीट कर चुका हूँगा। ही विल हैव लेफ्ट दिस सिटी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक वो यह शहर छोड़ चुका होगा। किसी खास समय तक कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं, विल हैव प्लस V3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है, नो सूनर, ये कंजक्शन है। नो सूनर डिड आई गेट इनटू द बस, नो सूनर बराबर होता है एज सुन एज के। एज सुन एज अपने बाद कॉमा लेता है, लेकिन नो सूनर अपने बाद एक और शब्द लेता है, वहाँ पे कॉमा नहीं चलता है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो होना क्या चाहिए था, ऑप्शंस में क्या है, देन, वाइल, देन, नन। तो नो सूनर हमेशा अपने बाद देन लेता है। नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन, वी मस्ट रिमेंबर इट। नो सूनर डिड देन आई गेट इनटू द बस इट स्टार्टेड मूविंग, जैसे ही मैं बस में चढ़ा बस चलने लगी, बस ने चलना शुरू कर दिया। सूनर के बाद हमेशा देन आता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आई हैव गॉट योर पॉइंट, हैजंट, इजंट, एमंट, हैवंट, ये बता रहा है कि क्वेश्चन टैग से जुड़ा हुआ सवाल है। तो है प्लस V3 चल रहा है। जब सब्जेक्ट अफर्मेटिव हो तो टैग निगेटिव होता है, तो अलग से सहायक क्रिया उसमें नहीं डाल देनी होती है, जो सहायक क्रिया मौजूद है उसी का निगेटिव। तो हैव का निगेटिव क्या है, हैवंट है, सही ऑप्शन। उसके बाद फिनिश द वर्क इन टाइम, इसका पैसिव करना है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट है। जब इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर वाला हो, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, तो लेट से उसका शुरू होता है। तो लेकिन उसमें भी कुछ होता है, लेट द वर्क फिनिश्ड इन टाइम, ये गलत है। क्यों गलत है मैं बता रहा हूँ। लेट द वर्क बी फिनिश्ड बाय अस, बाय अस इधर कहीं है नहीं, तो ये फिर से गलत हो गया। लेट द वर्क बी फिनिश्ड इन टाइम, तो सी ऑप्शन सही है, नन की हमें ज़रूरत नहीं है। अब सही कैसे है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को पहले लेट रख लेते हैं, ऑर्डर वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद बी रखते हैं, फिर V3 रखते हैं, और इस तरह से हम लोग जो ऑर्डर वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेज हैं उनका पैसिव करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। 2 और सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है पैसिव का। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, आई डिडंट ट्रस्ट एनीबॉडी। डिडंट प्लस V1 बता रहा है कि ये वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में है और हमें इसका क्या करना है, पैसिव करना है। तो पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव में जब हम चलते हैं तो वाज वर प्लस V3 क्रिया होती है।
तो उस हिसाब से अगर हम लोग ऑप्शंस पे विचार करेंगे तो यहाँ पे विल आ गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। इज V3 ये भी खत्म हो गया, कांट का सवाल नहीं बनता है, ये मॉडल्स का पैसिव हो गया। तो सही ऑप्शन क्या है? वाज नॉट प्लस V3 के हिसाब से सही ऑप्शन बी है। वैसे ये आप लोगों को पता होगा कि पैसिव में हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो एनीबॉडी को सब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया चुका है। आई डूअर का काम कर रहा है, इधर जाके मी हो रहा है सभी जगह। फर्क केवल सहायक क्रियाओं का है, और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में वाज प्लस V3 चलता है। एनीबॉडी वाज नॉट ट्रस्टेड बाय मी, ये सही ऑप्शन है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, शी सेड टू मी विल यू मीट मी टूडे, इनडायरेक्ट इसका करना है। उसने मुझसे कहा कि क्या आप मुझसे मिलिएगा आज। यस नो इंट्रोगेटिव है। यस नो इंट्रोगेटिव के इनडायरेक्ट में क्या होता है, या दोनों WH इंट्रोगेटिव के इनडायरेक्ट में क्या होता है? हम लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज करना होता है, तो उस हिसाब से पहला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा है शी आस्क्ड मी इफ आई वुड मीट हर टुडे, तो यू प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेगा, तो आई हो गया, ये सही है। इन्वर्टेड कॉमा हट के यस नो इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर आता है, ये भी सही हो रहा है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं बताऊंगा, इसको सही नहीं किया जा सकता है। उसके बाद तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। सी आस्क्ड मी, सेड टू आस्क्ड में बदला, सही जा रहा है। इन्वर्टेड कॉमा हटा, इफ आया, ये भी सही हो रहा है। प्रोनाउन जो चेंज हुआ है वो भी सही जा रहा है। विल टेंस बदला, विल वुड में आ गया, वो भी सही जा रहा है। और फिर दैट डे आ गया, तो सही ऑप्शन यही है। हमें नन पे विचार करने की जरूरत नहीं है। तो होता क्या है इनडायरेक्ट स्पीच में, आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो केवल टेंस ही नहीं बदलता है, कुछ दूसरे शब्द भी बदलते हैं, जैसे दिस दैट में बदलता है, दिस दोज में बदलता है, हियर देयर में बदलता है। उसी हिसाब से टुडे दैट डे में बदलता है, और इसलिए सही ऑप्शन सी है। और नरेशन और वॉइस के लिए आप लोगों को वीडियोज अवेलेबल कराए जाएंगे, आई एम प्रोमिसिंग यू कंटिन्यूसली। और ये जो वीडियो था, मैंने पहले भी वीडियो के शुरुआत में बोला है कि ये SSC लेवल, बैंकिंग लेवल, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए यूजफुल होने जा रहा है। सो इट्स एनफ फॉर द डे गाइज, एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, and I am not unmindful that you have not forgotten the name of the channel, that is EduServe. Think forward, subscribe it, share it, like it, comment if you have any problem. Thank you.